RKB स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल RKB कैंफी वीडियोस में। द ब्रोगली के समीकरण और हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत के साथ साथ ही सन 1926 में ही एक और वैज्ञानिक आए जिसका नाम था इरविन श्रोडिंगर। इरविन श्रोडिंगर इन्होंने अपना एक नया मॉडल प्रस्तुत किया। जितने भी पहले नियम थे, बोहर मॉडल था, द ब्रोगली नियम था, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत था, उन सबको एक साथ मिलाकर इन्होंने अपना मॉडल दिया जिसको हम कह सकते हैं मॉडर्न एटॉमिक मॉडल, आधुनिक परमाणु मॉडल या फिर क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, क्वांटम यांत्रिकी सिद्धांत। इस मॉडल में इलेक्ट्रॉन को एक 3D कण माना गया। एक्चुअल में क्वांटम जो शब्द है वो फोटोन के नाम से पहले ही आपको बताया गया था कि ऊर्जा के छोटे छोटे जो पैकेट्स होते हैं उनके अनुसार उन कणों को क्वांटम कहा जाता है। सूर्य के प्रकाश के लिए उनको फोटोन कह देते हैं। तो यहाँ पर भी क्वांटम एक संख्या के नाम से आगे टॉपिक आएगा, उसको बाद में बताएंगे। यहाँ आज लेकर चलते हैं थोड़ा सा क्वांटम मैकेनिकल मॉडल को। इसके अनुसार क्या माना गया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एक 3D कण होता है। 3D यानी तीनों दिशाओं में चलने वाला कण। और द ब्रोगली समीकरण के अनुसार उसको कण के साथ साथ तरंग भी माना गया। यानी इलेक्ट्रॉन जब गति करता है, जब अपने पथ पर आगे बढ़ता है, तो वो तीनों अक्षों के सापेक्ष यानी एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष, जैसे कि हम इनको ये मान लें, एक एक्स अक्ष, एक वाई अक्ष और एक जेड अक्ष मान लें, तो इसमें अगर एक दिशा में इलेक्ट्रॉन चलता है तो उसके एक ओर तो विद्युत क्षेत्र को मान लिया जाता है, दूसरी ओर लिया जाता है चुंबकीय क्षेत्र को। और तरंग जो होती है एक दिशा में बढ़ते हुए इन दोनों अक्षों के सापेक्ष गति करती है। वो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन इस दिशा में जाता है तो अगर एक्स अक्ष के सापेक्ष वो चल रहा है तो वाई अक्ष के सापेक्ष गति वो कुछ इस प्रकार से करेगा। जैसे तरंग को प्रदर्शित किया जाता है कुछ इस प्रकार से, ऐसे। ये अगर ये एक्स अक्ष है तो ये वाई अक्ष के सापेक्ष गति हो जाएगा। एक्स अक्ष के सापेक्ष ऐसे चल रहे हैं तो वाई अक्ष के सापेक्ष कुछ इस प्रकार से गति करेगा। और अगर हम जेड अक्ष के सापेक्ष देखें तो वो कुछ इस प्रकार से गति करेगा, ऐसे ऊपर नीचे, जिस प्रकार से सामने दिखा रखा है आपको ये वाला। तो दोनों अक्षों के सापेक्ष यानी इस प्रकार से एक्स अक्ष के सापेक्ष भी और वाई अक्ष के सापेक्ष भी, दोनों सब अक्षों के सापेक्ष ये गति करता हुआ चलता है। एक्स अक्ष के सापेक्ष गति, एक तो गति की दिशा, संचरण की दिशा, और एक हो जाएगी इसके ऊपर की ओर मान कर चलेंगे जिसको वाई अक्ष के सापेक्ष मान सकते हैं। और एक थोड़ा सा इसको इस प्रकार से अगर हम मान लें ऐसे, जो कि आपका जेड अक्ष के सापेक्ष ऐसे, ये इस प्रकार से गति दिखा रहा है। तो क्वांटम यांत्रिकी मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन को एक ऐसी तरंग माना गया जो एक अक्ष के सापेक्ष गति करती है और बाकी दो अक्षों के सापेक्ष उसके कंपन उत्पन्न होते हैं। क्वांटम यांत्रिकी मॉडल की व्याख्या करने के लिए श्रोडिंगर और उनके सहयोगियों ने एक समीकरण भी दी। वो समीकरण जो कहलाई उसको क्वांटम इक्वेशन कहा गया, क्वांटम मैकेनिक्स इक्वेशन, क्वांटम यांत्रिकी समीकरण को कहा गया। और एक्चुअल में यहाँ पर तो आपके सिलेबस में बहुत कम है, लेकिन इसका अध्ययन जब आगे करते हैं बीएससी एमएससी में, एमएससी में जाके करते हैं स्पेशली, तो वहां पर तो इसके नाम से एक अलग ही बुक क्वांटम मैकेनिक्स, एक अलग ही फील्ड उत्पन्न हो जाता है, उसके बारे में वहां पर अध्ययन ज्यादा किया जाता है। तो यहाँ जो समीकरण आपको दी गई है उसका निगमन आपके सिलेबस में नहीं है, मैं केवल समीकरण बता रहा हूँ और उसकी व्याख्या कर दूंगा। तो ये जो इक्वेशन दी गई वो एक अवकल समीकरण थी, जिसके लिए अवकल समीकरण में कुछ इस प्रकार से आपको समीकरण दी गई, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच इंटू ई माइनस वी इंटू साई इक्वल टू 0। ये इक्वेशन श्रोडिंगर तरंग समीकरण कहलाती है। और इस समीकरण में जो आपकी इलेक्ट्रॉन तरंग है वो तीनों अक्षों के सापेक्ष, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्षों के सापेक्ष प्रस्तुत की गई। यहाँ पर अब एक एक पद को लेकर चलते हैं जिसकी व्याख्या करते हैं। जैसे डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, एक्स अक्ष के सापेक्ष इस फलन साई का द्वितीय अवकलन है, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर है।
इसी प्रकार से y अक्ष के सापेक्ष, ये z अक्ष के सापेक्ष, m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, h प्लैंक नियतांक, E इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा और V इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा है। अब यहाँ पर एक शब्द आता है ये साई, इसको बोलते हैं PSI, साई बोलते हैं। ये साई एक्चुअल में तरंग फलन कहलाता है। इस साई को कहा जाता है तरंग फलन या इसे आइगेन फलन भी कहा जाता है। अब इसका महत्व क्या है वो तो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले E और V की बात अगर हम करें, E कुल ऊर्जा और V होती है स्थितिज ऊर्जा। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो होगा वो दो पक्षों में, एक तो y अक्ष के सापेक्ष और एक z अक्ष के सापेक्ष गति कर रहा होगा, जबकि वो x अक्ष के सापेक्ष गति करता है। तो उसकी स्थितिज ऊर्जा, जैसे कि आपको पहले भी इसका फॉर्मूला बताया गया है, 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन R के रेस्पेक्ट में लिया जा सकता है। तो यहाँ इस राशि को छोड़ते हुए ये स्थिति ऊर्जा सदैव माइनस की होती है, तो यहाँ पर ले लिया जाएगा E गुना E अपॉन R, यानी E स्क्वायर अपॉन R के रूप में हम इसको लिख सकते हैं। तो अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो ये हो जाएगी डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच इंटू ई प्लस यहाँ पर हो जाएगा E प्लस E स्क्वायर अपॉन R इंटू साई इक्वल टू 0। इस प्रकार से हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं। अब जो ये शब्द आया है साई, इसका महत्व क्या है, इसका क्या फायदा है? तो साई का महत्व, एक्चुअल में जो साई शब्द लिया गया है वो उस तरंग के, जो इलेक्ट्रॉन तरंग के रूप में चल रहा है, उसके आयाम से लिया जाता है कि वो किसी माध्य स्थिति के एक और जितना अधिकतम कंपन करता है उसको हम प्लस ए लिखते हैं आयाम को, लेकिन यहाँ पर हम इसको साई से रिप्रेजेंट करेंगे। इसी प्रकार से अगर हम नीचे की ओर देखें तो ये आपका माइनस साई हो जाता है। तो जब यहाँ हम इलेक्ट्रॉन की स्थिति को देखते हैं तो ये जो साई है इलेक्ट्रॉन के पाए जाने वाले उन अक्षेत्रों को प्रदर्शित करता है जहां उसकी संभावना सर्वाधिक होती है कि इस क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन कितने क्षेत्र में पाया जाता है, वो कम में पाया जाएगा या अधिक में पाया जाएगा। इस कारण इन क्षेत्रों को वैसे ऑर्बिटल कहा जाता है, ऑर्बिटल। तो इस साई को ऑर्बिटल तरंग फलन भी कहा जाता है। इस ऑर्बिटल के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में ही पढ़ेंगे। इस साई का महत्व हम अकेले साई के रूप में नहीं लेते, क्योंकि जैसे यहाँ इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना हमारी प्लस साई है, प्लस साई। तो जब एक चक्कर पूरा कर लेती है तरंग यहाँ तक, तो एक चक्कर पूरा करने में यहाँ माइनस साई हुआ, माइनस साई। तो इसका औसत अगर हम निकालते हैं तो पदों का योग बटे पदों की संख्या होता है ना एक्चुअल, तो औसत निकालते समय ऊपर का 0 आ जाएगा, नीचे चाहे कुछ भी रहे, तो हमारा औसत 0 आ जाता है। लेकिन अगर हम इसको साई स्क्वायर के लिए लेकर चलें, जैसे अभी आपको द्वितीयक अवकलन बताया है डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पर प्लस साई का स्क्वायर करेंगे तो वो भी साई स्क्वायर, माइनस साई का स्क्वायर करेंगे तो वो भी साई स्क्वायर। अब इसका औसत निकालेंगे तो साई स्क्वायर प्लस साई स्क्वायर आपका जुड़कर कुछ न कुछ वैल्यू जरूर दे देगा। तो हम कह सकते हैं साई का जो महत्व है, जो तरंग फलन है, ऑर्बिटल तरंग फलन या आइगेन फलन, इसके अनेक नाम हैं। तो इसका महत्व है कि यह उन स्थानों को प्रदर्शित करता है जहां पर इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की संभावना अधिक होती है। इन क्षेत्रों को ऑर्बिटल कहा जाता है, अतः साई को ऑर्बिटल तरंग फलन भी कहते हैं। अकेले साई का कोई महत्व नहीं है भौतिक रूप में, लेकिन साई स्क्वायर का महत्व होता है। इसीलिए जो श्रोडिंगर तरंग समीकरण है वो आपके द्वितीयक अवकलन के रूप में प्रदर्शित की जाती है। अब इस साई से हमें और क्या क्या पता चलता है भाई? जैसे ये कहा गया था कि अगर इस इक्वेशन को सोल्व कर लें, जो आपकी डेल स्क्वायर साई यानी श्रोडिंगर तरंग समीकरण थी, ये एक्चुअल में बोहर के मॉडल, द ब्रोगली समीकरण और अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल यानी हाइजेनबर्ग का जो अनिश्चितता सिद्धांत है, उन सभी का इकट्ठा रूप बना दिया गया। उसी के आधार पर यह आधुनिक मॉडल या यांत्रिकी मॉडल प्रस्तुत किया गया था। तो इसका समीकरण को अगर हम हल करते हैं तो सबसे पहले पॉइंट में हम कह सकते हैं कि जो बोहर ने कहा था कि समीकरण को हल करने पर हमें इसके बारे में, साई के बारे में जो जानकारी प्राप्त होती है वो ये बताती है कि इनकी ऊर्जा क्वांटाइज्ड होती है, यानी निश्चित होती है, फोटोन के रेस्पेक्ट में ही होती है।
दूसरा, इस समीकरण को हल करने पर जो साई के मान आते हैं वो हमें ऑर्बिटल के बारे में जानकारी देते हैं कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना कहां पर अधिक है। और यहाँ पर मैंने अभी आपको साई स्क्वायर के बारे में बताया है कि साई स्क्वायर जो होता है इसको प्रायिकता घनत्व भी कहा जाता है। प्रायिकता घनत्व, प्रायिकता तो होती है संभावना और घनत्व कम या ज्यादा होना, कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो संभावना होती है उसको हम साई स्क्वायर से प्रदर्शित करते हैं, जिसे प्रायिकता घनत्व भी कहा जाता है। तो आज की वीडियो में हमने आपको जो क्वांटम यांत्रिकी मॉडल बताया और साई बताया, इसके रेस्पेक्ट में मैं एक बात फिर से कहना चाहता हूं कि जो आपका क्वेश्चन बनेगा वो कुछ इस प्रकार से बन जाता है कि साई क्या होता है तथा इसका भौतिक महत्व बताइए। एक्चुअल में तब इसका आंसर लिखेंगे तो हम ये लिखते हैं कि साई का स्वयं अपने आप कोई भौतिक महत्व नहीं है, परंतु साई स्क्वायर को प्रायिकता घनत्व कहते हैं तथा इसके द्वारा हमें इस बात की जानकारी मिलती है कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन कहां पर पाए जाने की संभावना अधिकतम है। तो यहाँ पर आपका साई स्क्वायर का ही भौतिक महत्व है, अकेले साई का महत्व नहीं होता। बस इस आपके क्वांटम मॉडल में केवल यही एक मेन बात है, बाकी इसकी इक्वेशन जो साई स्क्वायर डेल अपॉन डेल एक्स स्क्वायर है, ये पूरी इक्वेशन आपको वहां पर याद करनी होगी। इसका डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है, पहले ही मैं आपको बता चुका हूं। तो आज की वीडियो में तो हमने आपको केवल इतना लिया, आगे आने वाली वीडियो में हम आपको एटॉमिक ऑर्बिटल, क्वांटम संख्याएं, अफबाउ नियम आदि के बारे में जानकारी देंगे, जो कि आपकी केमिस्ट्री को और उन्नत बनाने में सहायक होगा। तो हमारे साथ जुड़े रहिए अगले टॉपिक्स को प्राप्त करने के लिए। और अगर आपको हमारी इस वीडियो में किसी प्रकार की कोई समस्या है तो मैं आपको बार बार कहता हूं कि आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अच्छी लगती हो वीडियो तो भी बताइए, अगर आपको अच्छी नहीं लग रही तो भी आप बताइए, लेकिन बताइए जरूर। तो आज की वीडियो के लिए आपका धन्यवाद। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स करें और दोस्तों को भी शेयर करें।